नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास मिले 350 करोड़ कैश और पेरियार के जिक्र में हो सकता है हंगामा। राजस्थान में आज बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। वसुंधरा राजे, बालकनाथ या अब राजस्थान में भी बीजेपी देगी सरप्राइज। सीएम को लेकर आज फैसले का दिन। मिजोरम विधानसभा का सत्र आज से होगा शुरू। जेड पीएम ने बनाई है राज्य में सरकार। जेड पीएम ने 40 में से 47 सीटों पर हासिल की है जीत। यूपी के अयोध्या में बन रहे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में। पीएम मोदी जल्द करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन। आईआईटी लखनऊ का दूसरा कॉन्वोकेशन। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगे शामिल। 317 मेधावियों को मिलेगी उपाधि, 7 स्टूडेंट को गोल्ड मिलेगा। कर्नाटक के बेलगावी जिले में 42 वर्षीय महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार पर गरमाई सियासत। विपक्ष ने सरकार को घेरा, पुलिस ने मामले की जांच की तेज। पीएम मोदी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। आज 83 साल के हो गए हैं शरद पवार। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने सौरव गांगुली। त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा से मुलाकात की। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में ऑटो स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में लगी भीषण आग। कोई हताहत नहीं, राहत बचाव काम जारी। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट। दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई पहुंचा गंभीर कैटेगरी में। विजिबिलिटी भी कम हुई। स्विट्जरलैंड के सियन शहर में एक शख्स ने चलाई अंधाधुंध गोलियां, 2 की गई जान। देश में बड़ी संख्या में लोगों के पास बंदूकें। अफगानिस्तान में सुबह सुबह आया भूकंप, 5.2 तीव्रता से कांपी धरती। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने कोविड प्रभावित परिवारों से माफी मांगी। कहा, मैंने पिछले कुछ वर्षों में इस बारे में बहुत सोचा। ये महत्वपूर्ण है कि हम सबक सीखें। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद पाकिस्तान बौखलाया। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने इसे एक तरफा बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु शिखर सम्मेलन में लगे कैमरों से बढ़ी कई देशों की चिंता। चीन की ओर सबकी निगाहें। अमेरिका पहले भी कर चुका है आगाह। काइनेटिक ने 94,990 में लॉन्च किया इस स्कूटर जुलू। एक बार चार्ज में 104 किलोमीटर रेंज का दावा। ओला S1X से होगा मुकाबला। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में पेश होगी एक्टिवा इलेक्ट्रॉनिक। फुल चार्ज पर 280 की रेंज का दावा। ओला से होगा मुकाबला। घरेलू शेयर बाजार की मंगल शुरुआत हुई। ओपनिंग होते ही निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचा। वहीं मिड कैप शेयरों की रैली में बाजार को सपोर्ट जारी। आज जारी करेगा सांख्यिकी मंत्रालय नवंबर महीने के लिए खुदरा महंगाई दर के आंकड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा है कि खुदरा महंगाई दर अब स्टेबल। केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। सरकार ने संसद में बताया ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की योजना चल रही है और कई राज्यों में ऐसा कर भी दिया गया है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल है। कर्नाटक में इसे फिर से लागू करने की बात चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा किया था, जिससे बीजेपी असहज हो गई थी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्यों को सलाह दी है कि राज्य पुरानी पेंशन स्कीम के वायदे न करें। उन्हें अपने खर्चे बढ़ाने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आरबीआई की नई रिपोर्ट में राज्यों को इसके खिलाफ चेताया गया है।
सोमवार को जारी रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस अ स्टडी ऑफ बजट्स 2023 और 24 में कहा गया है कि अगर सभी राज्य ओपीएस को बहाल कर देती है तो उन पर वित्तीय बोझ एनपीएस के मुकाबले 4.5 गुना बढ़ जाएगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम के वायदे पर चिंता जताई है। उन्होंने राज्य सरकारों को नसीहत दी है कि जनता को लुभाने वाले वायदे के कारण उनकी वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। सरकारी खजाने के लिए ओपीएस बहुत नुकसानदेह साबित होगी। बता दें कि अगले साल देश में आम चुनाव है। ऐसे में आरबीआई ने लोक लुभावन वादों से खर्च बढ़ाने के बजाय राजस्व में इजाफा करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी राज्य अपनी कमाई में इजाफा करने के बारे में सोचे। राज्यों को रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प ड्यूटी, अवैध खनन रोकने, टैक्स कलेक्शन बढ़ाने, टैक्स चोरी रोकने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी एक्साइज और ऑटोमोबाइल पर लगने वाले टैक्स को रिन्यू करने पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे उनका राजस्व बढ़ेगा। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सुर्खियों में आए धीरज साहू इन दिनों अपनी संपत्ति को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। उनके पास से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। आपको बता दें कि धीरज साहू का परिवार आजादी के पहले पूर्वी भारत के अग्रणी कारोबारियों की सूची में शामिल था। करीब 100 साल से उनके पिता और दादा शराब कारोबार से जुड़े हैं। उनके शराब कारोबार का व्यवसाय सिर्फ झारखंड और ओडिशा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के 7 राज्यों में साहू परिवार की गिनती बड़े शराब कारोबारियों में होती है। सांसद धीरज साहू के पिता ने 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए अपने हिस्से की बड़ी संपत्ति भारत सरकार को दान में दे दी थी। दरअसल सांसद साहू झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले हैं। लोहरदगा से ही उनके पिता बलदेव सिंह साहू ने अपना कारोबार पूरे देश भर में फैलाया। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से बलदेव प्रसाद साहू का काफी अच्छा रिश्ता रहा था। आजादी की लड़ाई के दौरान राजेंद्र प्रसाद जब भी इस क्षेत्र में कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आए तो वो अक्सर बलदेव साहू के घर में ही रुकते थे। 1947 में जब देश को आजादी मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने राजघरों और देश भर के संपन्न लोगों से आर्थिक विकास के लिए सहयोग का अनुरोध किया। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू के आग्रह पर तब धीरज साहू के पिता बलदेव साहू ने 47 लाख रुपए कैश और 47 किलोग्राम सोना भारत सरकार को दान में दे दिया था। आपको बता दें कि 1977 में राजनीति में कदम रखने वाले धीरज साहू ने लंबे समय तक लोहरदगा यूथ कांग्रेस में काम किया। इसके बाद वो जिला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में तमाम पदों पर रहे। 2009 में धीरज साहू ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। जिसके बाद राज्यसभा उपचुनाव में धीरज साहू झारखंड से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। फिर 2010 में वो दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और 2018 में तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश में बीते सोमवार को उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को सूबे का सीएम बनाकर तमाम तरह के अटकलों और सस्पेंस पर विराम लगा दिया। एमपी में 163 सीटें जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आई तो स्वाभाविक रूप से लोग शिवराज सिंह चौहान को उसका दावेदार मान रहे थे। लेकिन बीतते समय के साथ मामा के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जाती हुई दिखी तो लोग कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल के नाम पर चर्चा करने लगे। लेकिन जब 11 दिसंबर को मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो सवाल खड़ा हुआ कि अब इन दिग्गजों को क्या हुआ। सीएम फेस का ऐलान होने से पहले ही तमाम राजनीतिक जानकारों का मानना था कि बीजेपी हाईकमान हमेशा लोगों को चौंकाने वाले फैसले लेता है और ऐसा ही हुआ। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद अब एमपी की राजनीति में स्वाभाविक रूप से वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। इन्हीं राजनीतिक वाइब्रेशंस के चलते एमपी की राजनीति के दिग्गजों का क्या होगा। एमपी में सीएम के सबसे प्रबल दावेदार माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान को लेकर लोगों के दिलों में कई तरह के संशय के बादल हैं। मामा के सीएम न बनने के बाद अब लोगों को उनकी नई भूमिका के लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व ही अब तय करेगा कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव लड़कर संसद जाएंगे या जेपी नड्डा की जगह संगठन की कमान संभालेंगे। अगले 5 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी के आलाकमान पार्टी के भीतर किसी तरह का विरोध स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में प्रहलाद पटेल की भूमिका पर लोकसभा चुनाव के बाद ही नए सिरे से विचार किया जाएगा, जिसके बाद इस बात पर मुहर लगेगी कि प्रहलाद पटेल को क्या जिम्मेदारी मिलेगी।
मध्य प्रदेश के सीएम रेस में दौड़ रहे कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी लोगों में काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनके नाम पर भी मुहर न लग सकी। ऐसे में विजयवर्गीय के फ्यूचर रोल्स को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें एमपी में बीजेपी अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ओबीसी, ब्राह्मण और एससी चेहरों को कॉम्बिनेशन बना रही है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के लिए बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। राजनीति अनिश्चितताओं से भरी होती है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि एमपी के इन महारथियों की फ्यूचर जिम्मेदारी क्या होगी। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।